तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सीधे सुनाते हैं। इसके वरिष्ठ मंत्री वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, एनडीए के हमारे सहयोगीगण, अपना दल के नेता और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री आशीष पटेल जी, सुहेलदेव राजभर पार्टी के नेता और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, निषाद राज पार्टी के नेता और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री संजय निषाद जी और राष्ट्रीय लोक दल के नेता और प्रदेश सरकार के मंत्री श्री अनिल कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में इस अभियान के प्रमुख विधान परिषद सदस्य श्री मानवेंद्र सिंह जी और पूरी टीम की ओर से मैं आप सबका सबसे पहले मीडिया संवाद के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने अभी 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी के एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में भारत में सबसे लंबे समय से प्रधानमंत्री के रूप में काम करने और सफलतम यात्रा का एक उत्सव एनडीए ने दिल्ली में आयोजित किया। इस अवसर पर आप सब ने देखा होगा, दुनिया के सभी प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री जी के प्रति, उनके कार्यप्रणाली के प्रति और उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की इस विकास यात्रा पर अपनी बधाई और शुभकामनाएं भी प्रधानमंत्री जी के प्रति भी और पूरे देश के प्रति भी व्यक्त की। वास्तव में जब देश के सामने कोई ऐसा लोकप्रिय, चमत्कारिक, दूरदर्शी सोच का नेता किसी देश को मिलता है तो परिणाम आने में देर नहीं लगते। हमने पिछले 12 वर्षों में बदलते हुए भारत को देखा है। 2014 के पहले का भारत, और किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा को बोलने वाला व्यक्ति हो, भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, उन सब ने इन 12 वर्षों में बदलते हुए भारत को देखा है। 2014 का भारत और 2014 के बाद का भारत, और आज की पीढ़ी इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकती है कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो भारत अपनी विकास की यात्रा को तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए, तमाम झंझावतों से जूझते हुए, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके लगातार आगे बढ़ाया है।
भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए 12 वर्ष देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री की रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो 12 वर्ष के शानदार कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है, मैं इसके लिए सबसे पहले प्रदेश की इस टीम की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, पूरे एनडीए परिवार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय कैबिनेट को इसके लिए बधाई देता हूं। हम लोगों ने इस चीज को एहसास किया है कि इन 12 वर्षों में हर व्यक्ति ने इस बात का एहसास किया है कि आज से यानी 1947 से लेकर के आजादी के पहले का भारत क्या था। गुलामी के कालखंड थे, बंदिशें थीं, तमाम प्रकार से लोगों की भावनाओं को, लोगों की आजादी को रौंदा गया था। लेकिन 1947 में जो देश स्वतंत्र हुआ था, उस स्वतंत्र भारत के अंदर भारत के नागरिकों को, वे किसी भी तबके का रहा हो, बांटने का काम तो किया होगा राजनीतिक दलों ने। किसी ने जाति के नाम पर, किसी ने क्षेत्र के नाम पर, किसी ने भाषा के नाम पर, किसी ने मत और मजहब के नाम पर, किसी ने संप्रदाय के नाम पर। लेकिन फोकस्ड कार्यक्रम और उन कार्यक्रमों को सफलतम क्रियान्वयन होते हुए नहीं देखा होगा। पहली बार भारत इस बात का एहसास कर रहा है कि योजना बनाना ही नहीं, उस कार्य योजना को बनाने के साथ ही यह भी तय करना कि उसके सफल क्रियान्वयन के लिए उन सभी पक्षों को साथ लेकर के चलना और उसे जन आंदोलन बना देना। पहली बार इस बात को देखा होगा। देश के अंदर जनधन अकाउंट खोलने की बात हो या स्वच्छ भारत मिशन के अंदर देश के अंदर 12 करोड़ परिवारों के पास देश के अंदर आजादी के बाद पहली बार अपना स्वयं का शौचालय हो, 4 करोड़ परिवारों को देश के अंदर सिर को ढकने के लिए अपने स्वयं के आवास उपलब्ध कराने के कार्य हो, या फिर देश के अंदर गरीब को जो हॉस्पिटल में, महंगे हॉस्पिटल में उपचार की सामर्थ्य नहीं रखता है, उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देकर के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत से बिना किसी सिफारिश के उसको कवर करने का की योजना। नए उद्यमियों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, महिला, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, युवाओं के लिए स्टार्टअप की योजना हो, या भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए डिजिटल इंडिया और भारत की व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एक व्यापक परिवर्तन की रणनीति के साथ, एक नई पहचान के साथ भारत को आगे बढ़ाना। ये सभी हमने इन 12 वर्षों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित होते हुए देखा है। और अगर मैं कहूं
ये 12 वर्ष आस्था और आर्थिकी के भी एक बृहद संगम के रूप में पूरे देश ने देखा है। पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने, देश के किसी यशस्वी नेता ने यह साहस किया कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं और उन्होंने कहा ये 4 जातियां एक गरीब की है, एक आधी आबादी महिलाओं की है, एक युवा की है, एक अन्नदाता किसान की है। आपने देखा होगा इन चारों को अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना करके और इन सब के समग्र उत्थान के लिए जो कार्यक्रम बने वह अद्भुत है। कोई सोच सकता है जो ये कार्यक्रम जिनकी बात मैं पहले कर रहा था, जनधन अकाउंट की बात कर रहा था, मोबाइल कनेक्टिविटी की बात कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो की सुविधा हो, एयर कनेक्टिविटी हो, या ये जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, इन सब के साथ एक गरीब के जीवन में परिवर्तन करने के लिए क्या चाहिए, कैसे उसका सस्टेनेबल विकास हो सके, केवल रेवड़ी संस्कृति नहीं, एक सस्टेनेबल विकास का मॉडल जिससे उसके जीवन स्तर में वो जीवन भर गरीब न रहे बल्कि उसके जीवन स्तर में परिवर्तन हो, यह पहली बार देखने को मिला। जब स्वतंत्र भारत ने, अनुमान करिए जब मोदी जी ने देश के अंदर सत्ता की बागडोर संभाली थी, तब देश के अंदर कुल देश की आबादी 120 करोड़ थी और मोदी जी ने सफलतापूर्वक इस दौरान जो कार्यक्रम चलाए, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से उभारने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। 25 करोड़ लोग। दुनिया के अंदर कितने देश हैं जिनकी आबादी 25 करोड़ है? केवल 3 देश, भारत, चीन और अमेरिका। यानी 25 करोड़ लोग भारत के अंदर गरीबी रेखा से उबर करके उन्होंने सामान्य नागरिकों के रूप में अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया है। उनके घर में कोई ना कोई कमाने वाला है, एक निश्चित कमाई है, और अगर मोदी जी ने देश के अंदर इन कार्यक्रमों को चलाया है तो उसका सर्वाधिक लाभ यूपी जैसे राज्य को प्राप्त हुआ। यूपी देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य, पहचान के लिए मोहताज, जिस राज्य में अराजकता थी, असुरक्षा थी, गुंडागिर्दी थी, भ्रष्टाचार था, जिस राज्य के नौजवान के लिए राज्य में तो नौकरी और रोजगार नहीं था, लेकिन राज्य के बाहर भी पहचान का मोहताज होकर के इन सब चीजों से वंचित होना पड़ता था, उस राज्य ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन का लाभ उठाया। अगर केंद्र ने देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास दिया तो उत्तर प्रदेश में 65 लाख गरीब परिवारों को एक एक आवास की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के लिए एक एक शौचालय बने, 12 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बने, तो यूपी के अंदर 3 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बने। देश के अंदर 10 करोड़ घरों में
माताओं के आंखों के आंसू पहुंचने के लिए, रसोई के लिए एलपीजी के मुफ्त में कनेक्शन मिले, तो यूपी के अंदर लगभग 2 करोड़ परिवारों को यह सुविधा मुफ्त में मिली। देश के अंदर अगर आयुष्मान भारत में 60 करोड़ लोग कवर हुए, तो उन 60 करोड़ में से 15 करोड़ अकेले यूपी के हैं। देश के अंदर अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, कोविड कालखंड में जब दुनिया पस्त हो चुकी थी, हिम्मत हार चुकी थी, तब भारत अपने उन लोगों को पूछ रहा था, उन लोगों की पूजा कर रहा था जिसको दुनिया में कोई पूछ नहीं रहा था, और वह कार्य भारत के अंदर हुआ। तो यूपी के अंदर 15 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। यानी वह गरीब पहली बार सरकार के एजेंडे का केवल वोट बैंक नहीं बना। आप याद करिए, गरीब की जब हम बात करते हैं तो उसकी जाति की बात नहीं करते, उसका मत और मजहब नहीं देखते, उसका संप्रदाय नहीं देखते। हमारे लिए गरीब गरीब है, उसका उत्थान होना चाहिए, उसके प्रति संवेदना होनी चाहिए, उसको बेहतर सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, वह शासन की योजना में जुड़ने का हकदार है, और वह सस्टेनेबल विकास की उस प्रक्रिया का पार्ट बनना चाहिए जहां गरीबी का दंश उसे कभी फिर से डसने का दुस्साहस न कर सके। और वह मॉडल मोदी जी ने दिया है, गरीबों को उत्थान करके उनको सामान्य नागरिक के रूप में जीवन यापन करके सिर गौरव के साथ आगे बढ़ा करके कि मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे भी जीने का अधिकार है। इस रूप में जीने का अधिकार पहली बार मोदी जी ने देश के उन लोगों को दिया। आधी आबादी के साथ कितना भेदभाव होता था, असुरक्षा का वातावरण, भ्रूण हत्याएं, नौकरियों में कहीं कोई सुविधा नहीं, कानून की जकड़न, और उन सब के साथ ही तमाम प्रकार की बंदिशों के कारण जो स्थितियां पैदा हुई। 2014 के बाद पहली बार आपने देखा होगा मोदी जी ने देशवासियों के सामने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। उस समय उन्होंने अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया, मातृवंदना की योजना प्रारंभ की, संस्थागत प्रसव हो और मातृ मृत्यु दर को और शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्थिति में लाया जा सके, बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके स्नातक तक की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। ये सभी कार्यक्रम देश भर में लागू किए गए, और आज मातृवंदना की योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के देश की अलग अलग सेवाओं में, चाहे वह भारत की आर्मी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, भारत के उद्योग हो, भारत की किसी भी अन्य संस्थान में उस बेटी को बेहतरीन प्लेसमेंट की सुविधा है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी है, और नारी बंधन अधिनियम के माध्यम से अब वह केवल वहीं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भारत की व्यवस्था का पार्ट बनकर के भारत के कानून बनाने का काम भी करेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से अधिकार भी भारत की संसद के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की बेटियों को, भारत की माताओं को उपलब्ध करवाने का काम किया।
प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी दूरदर्शी सोच को ध्यान में रख करके, चाहे वह महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से किए गए कार्य हों, चाहे वह प्रदेश के अंदर ड्रोन दीदी के माध्यम से नारी शक्ति के सशक्तिकरण के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या वेलफेयर की जितनी भी स्कीम है उनका केंद्र बिंदु याद रखना एक नारी है। एक नारी, एक शौचालय बन रहा है, स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा तो है ही, नारी गरिमा का प्रतीक भी है, और नारी गरिमा का प्रतीक भी है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बेसिक शिक्षा परिषद में यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर देते हैं, तो योजना हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उस अभियान से प्रेरणा प्राप्त करके 2017 में प्रारंभ की थी। मुझे याद है तब उत्तर प्रदेश की ज्यादातर बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाली बेटियां नंगे पैर स्कूल जाती थीं। आप अनुमान करिए, पथरीला रास्ता हो, भीषण सर्दी या गर्मी हो, तपती हुई धूप हो, या फिर भीषण सर्दी के उस माहौल में वे मासूम पैर, नंगे पैर, तपती हुई धूप में भी और ठिठुरती हुई सर्दी में भी नंगे पैर स्कूल जाती थी। तब हम लोगों ने तय किया था कि बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले हर बच्चे को हम लोग, अब बालक हो या बालिका, बिना भेदभाव के यूनिफॉर्म भी देंगे, जूता मोजा भी देंगे, स्वेटर भी उपलब्ध करवाएंगे। स्कूल में ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए पेयजल भी उपलब्ध करवाएंगे और टॉयलेट भी उपलब्ध करवाएंगे बालक और बालिकाओं के लिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज हमने शिशुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया है। कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए एक सुविधा उसको उपलब्ध करवाती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, दहेज मुक्त विवाह के लिए कोई बेटी की सौदेबाजी न करने पाए, इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी। और सरकार इस व्यवस्था के साथ जोड़ करके 5 लाख बेटियों की शादी अब तक यहां पर संपन्न कर चुकी है, जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से 1 लाख रुपए उस बेटी की शादी के लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं। नारी सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति का प्रदेश सरकार का अभियान, और प्रत्येक व्यवस्था में उनको सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो। हमने उद्योगों की जकड़न को दूर किया, रिफॉर्म किए। 12% से उत्तर प्रदेश के अंदर अब वीमेन वर्कफोर्स 36% से अधिक हुआ है। यानी इतनी महिलाएं जो पहले 12% ही काम कर पाती थीं, आज उनकी संख्या 36% से ऊपर जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई। आज परिणाम हम सबके सामने है। यानी आधी आबादी के साथ किसी भी स्तर पर अन्याय न हो, यह कार्य प्रधानमंत्री जी ने नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए, जमीन घर की मालकिन के नाम पर हो। आप याद करिए, पहली बार ग्राम समाज की आबादी की लैंड जो ग्राम समाज के नाम पे होती थी, किसी के नाम पे नहीं होती थी, लेकिन ग्रामीण अभिलेख को दुरुस्तीकरण करते हुए ग्राम पंचायत की सहमति से उस घर की जो सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य होगी उसके नाम पर घरौनी देकर के ग्रामीण अभिलेख को भी महिलाओं को उसका अधिकार उपलब्ध करवाया। प्रधानमंत्री आवास भी ज्यादातर आवास घर की मालकिन के नाम पर उपलब्ध करवाए जाते हैं।
यानी ये सभी सुविधाएं इस आधार पर नारी गरिमा की रक्षा हो और उसके रक्षा के साथ ही उनके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में और क्या कार्य हो सकते हैं, इसके लिए उठाए गए कदम का हिस्सा है। पहली बार यानी ये मुद्दे कभी एजेंडे के हिस्से नहीं होते थे किसी भी अन्य दल के, पहली बार बन पाए। युवाओं के लिए, देश का युवा असीम ऊर्जा का प्रतीक है। भारत को अपनी इस युवा शक्ति पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। इस बात का एहसास प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को करवाया। अच्छे इंस्टीट्यूशंस हो, युवाओं के लिए किसी भी स्थिति में वह डिप्रेस न हो, इसके लिए प्रोत्साहन करने के लिए आप देखते होंगे हर वर्ष परीक्षा के पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करके बोर्ड की परीक्षाओं में भाग लेने वाले किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, उनके साथ सीधे संवाद का कार्यक्रम करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। यानी छात्र भी उनके एजेंडे का हिस्सा है। वह छात्र केवल पुस्तकीय अध्ययन ही न करे बल्कि उसका स्किल डेवलपमेंट भी हो। छात्र के अंदर रिसर्च एंड इनोवेशन की भी प्रवृत्ति पैदा हो, वो अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित कर सके। पहली बार स्वतंत्र भारत में एहसास युवाओं को हुआ कि हम भी अपना स्टार्टअप स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उन्होंने उपलब्ध करवाई। हर प्रकार से उसे सशक्त करने की दिशा में कार्य, और पहली बार मिशन रोजगार के नाम पर हर युवा के लिए नौकरी या रोजगार उपलब्ध करवाने के एक बृहद कार्यक्रम, पीएम विश्वकर्मा की स्कीम हो या फिर आत्मनिर्भर भारत के अंदर परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम, टूरिज्म के माध्यम से युवाओं के लिए ढेर सारे रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य, ये सभी मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। युवाओं के लिए फिट इंडिया मूवमेंट हो, खेलो इंडिया खेलो का कार्यक्रम हो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के माध्यम से चलने वाले अनेक कार्यक्रम हो, या फिर डिजिटल इंडिया के अभियान के अंतर्गत यूथ को अधिक से अधिक डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयास, ये सभी युवाओं के जीवन में व्यापक परिवर्तन के साथ साथ हर स्तर पर उनके आत्मविश्वास को बनाए रख करके नए भारत में उनकी ऊर्जा का उपयोग करने की दिशा में किए गए कदमों का प्रतिफल हम सबके सामने। अन्नदाता किसान भारत की व्यवस्था का हिस्सा रहा है। किसान चुनाव का मुद्दा तो होता था, लेकिन चुनाव के बाद सरकारों के एजेंडे का हिस्सा ना के बराबर होता था। महीनों किसानों की बातों को कुछ अनसुना कर दिया जाता था। पहली बार हुआ है सॉइल हेल्थ कार्ड, लोगों ने पहली बार सुना होगा। कृषि बीमा की योजना पहली बार सुनी होगी। प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना पहली बार लोगों ने सुनी होगी। सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हुआ। यूपी जैसे राज्य में सॉइल हेल्थ कार्ड हर किसान को उपलब्ध करवाने का, फ्री में उपलब्ध करवाया गया। पहली बार हुआ जब प्रदेश के अंदर 3 करोड़ से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। जब उसकी उपज का यानी लागत का 1.5 गुना एमएसपी उसको मिलना प्रारंभ हुआ। आजादी के बाद कभी नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन मोदी जी के कारण आज वो प्राप्त हो रहा है।
आज जब किसान सहफसली ले सकता है, यूपी जैसे राज्य में अकेले गन्ना किसानों को हम लोगों ने 3,22,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान करवाया है, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर ही, अकेले गन्ना किसानों के लिए। एमएसपी का यानी एमएसपी जो है लागत का 1.5 गुना प्राप्त हो रहा है और मार्केट मूल्य से ज्यादा दाम पहली बार किसानों को मिलना प्रारंभ हुआ। देश के अंदर 12 करोड़ किसान और प्रदेश के अंदर 3 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जुड़े। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में उत्तर प्रदेश ने 24 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई। प्रदेश के अंदर 15 लाख निजी नलकूप लगाने वाले किसानों को हम लोगों ने फ्री में बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई। 2017 में आने के बाद ही पहला कार्यक्रम किसानों के कर्ज माफी के से प्रारंभ होता है और उसके बाद आज किसानों के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो सबके सामने है। अन्नदाता किसान पहली बार सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना, वह मोदी जी के कारण। इन सभी 4 आयामों को ध्यान में रख करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए किए जाने वाले प्रयासों का हिस्सा। संकट में नेतृत्व की असली पहचान होती है। याद करिए, जब 2020 के प्रारंभ में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से पूरी दुनिया को जूझना पड़ा था, विकसित देश इस महामारी के सामने पस्त हो चुके थे। अकेला भारत था जो 140 करोड़ की आबादी को ध्यान में रख करके अपने कार्यक्रमों को चला रहा था। उस समय मुझे याद है, मैं तब भी मुख्यमंत्री था। हर दिन प्रधानमंत्री जी का या तो टेलीफोन के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद होता था। वे प्रोत्साहित करते थे, कार्यक्रमों को कैसे सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करना है इसके बारे में बताते थे। परिणाम था, हम कोविड प्रबंधन का एक बेहतरीन मॉडल देने में सफल हुए। प्रदेश के अंदर और देश के ने दुनिया के अंदर कोविड प्रबंधन का एक मॉडल खड़ा किया। याद करिए, दुनिया के विकसित देश जिनकी आबादी 32-34 करोड़ की है, वहां पर मरने वालों की संख्या भारत से 4 गुना थी। यानी 140 करोड़ भारतीयों में कोविड से दुर्भाग्यपूर्ण मौत जितने लोगों की हुई, उसकी तुलना में उन देशों में भारत, यानी जिनकी आबादी भारत से 1/4 है, वहां पर कोविड से मरने वाले विकसित देशों में भारत से 4 गुना थी। लेकिन प्रबंधन और लीडरशिप पे निर्भर करता है वो कैसे देश को नेतृत्व दे रहा है। मोदी जी ने नेतृत्व दिया, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में राशन और फ्री में उपचार की सुविधा हर भारतवासी को उपलब्ध करवा दी। कोविड से निकलने के बाद आपने देखा होगा, कोविड कालखंड के दौरान ही भारत की आजादी का अमृत महोत्सव भी पड़ा था। 15 अगस्त 2022 को जब भारत का अमृत महोत्सव था, अमृत महोत्सव के साथ पूरे भारतवासियों को जोड़ना है। हर घर तिरंगा लगा करके। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, हो सकता है ये भी कर सकते थे कि हर घर में भाजपा का झंडा लगा, उन्होंने कहा नहीं, दल से ऊपर देश, दल से ऊपर देश, हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। पहली बार भारतवासियों ने इस चीज का एहसास किया है। यह देश जब आजाद हुआ होगा तब भारतवासी विभाजन की त्रासदी को भी झेल रहे थे।
उस समय की सरकार में सामर्थ्य नहीं था कि भारतवासियों को इस खुशी के साथ जोड़ सके। लेकिन 15 अगस्त 2022 को क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, पूरा भारत, 140 करोड़ आबादी का भारत एक साथ आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जुड़ा था। हर घर में तिरंगा लहरा रहा था और भारत गौरव के साथ अपनी इस यात्रा को अपने यशस्वी नेता के नेतृत्व में आगे बढ़ा रहा है, इस बात का एहसास भी करा रहा था। नेतृत्व की क्षमता होती है। आपने देखा होगा सम और विषम परिस्थिति में जब भी मोदी जी ने आह्वान किया है, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। कोविड में मोदी जी ने देशवासियों से कहा, देश खड़ा हो गया। आजादी के अमृत महोत्सव में मोदी जी ने कहा, पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। और उस समय उन्होंने देशवासियों को 5 प्रण की बात की थी, 5 प्रण की बात की थी। देश के लिए 5 प्रण अनिवार्य हैं विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। उन्होंने कहा था कि देश केवल अपने अमृत महोत्सव से ही आनंदित न हो, अपनी भावी कार्य योजना को भी ध्यान में रख करके अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए। भावी कार्यक्रमों को ध्यान में रख करके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए। और भावी कार्यक्रम क्या थे? उन्होंने कहा आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करना। यह देश जब अपनी आजादी का 100 वर्ष मना रहा होगा, शताब्दी महोत्सव कैसा होना चाहिए? वह तब की पीढ़ी के लिए एक ऐसा भारत जो भारत विकसित हो, आत्मनिर्भर हो। और उस भारत के निर्माण के लिए उन्होंने देशवासियों का 5 प्रण, हर व्यक्ति को 5 प्रण लेने होंगे। ये 5 प्रण थे। गुलामी के अंशों को समाप्त करना और विरासत को सम्मान कर देना। आपने देखा होगा पहली बार हुआ, प्रधानमंत्री जी जिस आवास में रहते हैं, 7 रेस क्रॉस से उसका नाम बदल करके लोक कल्याण मार्ग उन्होंने रखा। राजपथ का नाम लोकपथ रखा, कर्तव्य पथ रखा। राजभवन का नाम लोक भवन या जन भवन रखा। यह है क्या भाव है? यह है गुलामी के अंशों को समाप्त करना, गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना और विरासत का सम्मान करना। याद करिए कौन लोग थे जो भारत की आस्था राम से परहेज करते थे, पर वो श्री राम से परहेज करते थे। लीलाधारी श्री कृष्ण के नाम से परहेज करते थे। देवादिदेव महादेव का नाम लेने में संकोच करते थे। भारत की आस्था को अपमानित करना कौन लोग थे जो अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ लिए थे। पहली बार भारत ने देखा है, भारत की भी आस्था है और भारत आस्थावान देश है। पहली बार हुआ है। 500 वर्षों की गुलामी को हटाते हुए अयोध्या में राम जन्मभूमि की सभी जखड़नों को दूर करके मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना। और भारत के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं
जो अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में और फिर राम मंदिर में भारत की सनातन ध्वज पताका का आरोहण हो, इन तीनों कार्यक्रमों को उन्होंने अपने कर कमलों से करके पूरे भारत की आस्था को सम्मानित करने का काम किया। जो कभी नहीं हुआ वो मोदी जी ने करके दिखाया। यह भारत 1947 में भी तरस रहा था, यह भारत 1950 में भी तरस रहा था, जब सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। और जब तत्कालीन राष्ट्रपति उसके उपरांत जब जाने को हुए तो उनको रोका गया था, रोकने का प्रयास हुआ था। यह भारत की आस्था को सम्मान देने का काम किसी ने किया है, मोदी जी ने किया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम लला का प्रकटीकरण हो, काशी में काशी विश्वनाथ धाम हो, महाकाल का महालोक हो, केदारपुरी का पुनरुद्धार हो, लोक माता अहिल्या बाई के 300वीं जयंती के कार्यक्रम को पूरे देश के अंदर लोक माता को सम्मान देते हुए आयोजित किए जाएं, या भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के कार्यक्रम को सम्मान देना हो, या भारत की आधुनिक भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम को भव्य स्वरूप प्रदान करना हो, और दुनिया की सबसे बड़ी उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवल एक सरकार नहीं बनाएगी, भारत भर से किसानों से, श्रमिकों के लोहे से, उनके खेत की मिट्टी को एकत्र करके सरदार साहब के जन्मभूमि पर केवड़िया में स्थापित करने का काम ये मोदी जी के द्वारा किया गया। यह है आस्था का सम्मान भी और विरासत का सम्मान भी। यह आस्था का सम्मान यहीं पे नहीं हुआ, उन्होंने आयुष मंत्रालय का गठन किया, भारत के अंदर सहकारिता आंदोलन को पुनर्जीवित किया, भारत के अंदर जो परंपरागत उद्यम थे उसको पुनर्जीवित किया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मोदी जी के उसी विजन का परिणाम है, जिसका मॉडल यूपी बना है। यूपी तमाम बंदिशों के बावजूद, दुनिया के अंदर तमाम बैरियर के बावजूद सफलतापूर्वक 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करने में, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट करने में सफल हुआ, इस एमएसएमई की बदौलत। परंपरागत कारीगर और शिल्पियों को सम्मान देने के लिए मोदी जी ने पीएम विश्वकर्मा को आगे, पीएम विश्वकर्मा की योजना चलाई, उन सभी हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान दिया जो आजादी के बाद लगातार सरकारों की उपेक्षा का दंश झेलते रहे, अपमानित होते रहे। जो कभी उद्यमी था, पिछली सरकारों ने उसे श्रमिक बना दिया। जो कभी अन्नदाता था, उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। यानी इस प्रकार की अराजकता फैलाने वाले लोग आज 12 वर्ष की इस कार्य प्रणाली पर, जिस पर पूरी दुनिया
कौतूहल की निगाहों से देख रही है। हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। लेकिन जिनके भ्रष्टाचार के कारण, जिनके कुशासन के कारण, जिनकी अव्यवस्था के कारण, जिनके असुरक्षा के कारण देश अस्त व्यस्त हुआ था, अर्थव्यवस्था तहस नहस हुई थी। मुझे याद है, मुझे 5 बार सांसद के रूप में गोरखपुर से चुने जाने का अवसर प्राप्त हुआ। देश की संसद में मैं प्रत्येक कालखंड में गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी में रहा हूं और मैं इस चीज को देखता था, आंतरिक सुरक्षा में नक्सलवाद कैसे फैलता गया, कैसा फैलता गया। एक समय यूपीए की सरकार में उस यूपीए का पार्ट समाजवादी पार्टी भी थी। एक 120 जिले नक्सलवाद की चपेट में देश के अंदर आए थे। और अभी 19 मई को, पिछले महीने, मुझे देश के अंदर बस्तर में भारत सरकार की गृह मंत्रालय की एक बैठक में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। याद करिए, मैं बस्तर में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान गया था। बस्तर, कोलडामा, ये वे क्षेत्र थे जहां पर भीषण नक्सलवाद था। चुनाव के दौरान हम लोगों को सुरक्षा की साए में, पैरामिलिट्री के साए में वहां भाषण देने का अवसर प्राप्त हो पाया था। जब मैं इस बार गया, अभी गत महीने ही गया था, क्या आनंददायक माहौल था। होटल बन रहे हैं, इंडस्ट्री लग रही है, कोई नक्सलवाद नहीं, इच्छा शक्ति। जो नक्सलवाद भारत को दंश दे रहा था, आज वो नक्सलवाद मुक्त भारत हुआ है, एक यशस्वी नेता के लीडरशिप में संभव हो पाया। पहले दुश्मन देश भारत की सीमा में घुसता था। याद करिए, यूपीए सरकार में कितना कायराना हमला हुआ था जब भारत के सैनिकों का सिर काट करके दुश्मन देश लेके चला गया था। सरकार मौन थी। तब या क्या तब कहते थे ये लोग, देखो बयानबाजी मत करो। हम संसद में मुद्दे को जब उठाते थे तो हमसे क्या कहा जाता, देखो बयानबाजी मत करिए, संबंध खराब हो जाएंगे। यानी अपने संबंध बनाने के लिए देश की सुरक्षा पर ये लोग आघात करते थे, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, सैनिकों का मनोबल गिराते थे। लेकिन पहली बार हुआ कि अगर दुश्मन ने दुस्साहस किया तो दुश्मन के घर में घुस करके मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, उसकी कड़ी गत वर्ष हम सब ने देखी है। इससे पहले सर्जिकल ऑपरेशन हो या एयर स्ट्राइक हो, ये पहली बार हुआ है। रक्षा सौदे में भारत आत्मनिर्भर बने, देश के अंदर कोई सोचता भी नहीं था। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, यही तो है वह जो हमें इस बात का एहसास करा रहा है कि देखो, पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार पिछली सरकारें कितना ज्यादा थी और कितनी आकंठ भ्रष्टाचार में खुली थी कि वे भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बनने देना चाहती थी। आज हमें गौरव है अपने प्रधानमंत्री पर कि प्रधानमंत्री जी के कारण यूपी में एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर मिला और 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव भी हमें मिले। और हमें इस बात का गौरव है कि देश के लिए काम आने वाली ब्रह्मोस मिसाइल हमारी लखनऊ में तैयार हो रही है, इसी लखनऊ में तैयार हो रही है। पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का क्लस्टर यूपी बन रहा है। अन्य तमाम भारत की रक्षा आपूर्तियों का केंद्र बिंदु आज
उत्तर प्रदेश और भारत बना है, और भारत आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में सफल हुआ है। यह भारत की वो कहानी है जो हर एक क्षेत्र में भारत ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है, और दुनिया की टॉप 4, टॉप 5 अर्थव्यवस्था में भारत आज के दिन पर भी मजबूती के साथ खड़ा है। पश्चिम एशिया के संकट के बावजूद ऊर्जा संकट से अपने देश को बचाने में भारत सफल है। अमेरिका जैसा देश पेट्रोलियम का प्रोडक्ट उसके पास मौजूद भी है, उस पर उसका एकाधिकार भी है, उस सब के बावजूद पेट्रोलियम पदार्थों के दाम वहां पर कई गुना बढ़े हैं। महंगाई दुनिया के सभी देशों में कई गुना बढ़ी है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की घटना के बावजूद भी भारत मजबूती के साथ अपने नागरिकों को ईंधन की आपूर्ति भी कर रहा है। महंगाई से भी उन्हें बचाने की तरफ मजबूती के साथ कदम बढ़ा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के अंदर सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित कर रहा है, और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश ने भी आज सफलता की उस कहानी को आगे बढ़ाया। पिछले 9 वर्ष में हर एक क्षेत्र में जो कार्य हुए, परिणाम क्या? युवाओं के लिए 9 लाख नौजवानों के लिए नौकरी, प्रदेश के अंदर एमएसएमई उद्योग को पुनर्जीवित करने का परिणाम क्या? 3 करोड़ से अधिक लोग वहां रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर सीएम युवा की स्कीम हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंड अप और स्टार्टअप की स्कीम हो, इन सब के माध्यम से लगभग 1 करोड़ लोग स्वतः रोजगार और स्वयं के उद्यम स्थापित करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। यह वे कार्यक्रम है जो मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर आगे बढ़े हैं। परिणाम है आज एक बेहतरीन सुरक्षा, सुशासन और सेवा का मॉडल हम प्रदेशवासियों को और देशवासियों को देने में सफल हुए हैं। उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को इस दौरान इन 9 वर्षों में 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य तेजी के साथ देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रसर हुआ है। उत्तर प्रदेश पर प्रति व्यक्ति आय को भी 3 गुना करने में सफल हुआ है। बजट का दायरा 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई। ये वे कहानियां हैं जो पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देखा है, एहसास किया है, और उसके साथ अपने आप को चलते हुए वह उन बातों को नियमित रूप से एहसास भी करता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आस्था और आर्थिकी का एक अद्भुत संगम यूपी बना है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप के कारण ये सब संभव हो पाया है। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश के अंदर एक नए रिकॉर्ड के साथ पूरा देश इस उत्सव भरे माहौल के साथ जुड़ रहा है, तब उत्तर प्रदेश के अपने सभी सहयोगियों की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं, अपनी शुभेच्छा उनके प्रति व्यक्त करता हूं। प्रभु श्री राम से
प्रार्थना करता हूं कि उनका जो यशस्वी नेतृत्व है, वह यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी का निरंतर देश को प्राप्त हो और राष्ट्र प्रथम के उनके भाव से हर प्रदेशवासी प्रेरणा लेकर के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को सफल बनाने में अग्रसर होगा। हम लोगों ने इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट तय किए हैं देश के सामने, उत्तर प्रदेश उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ा है और बढ़ रहा है। हम लोगों का मानना है 2030 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूपी बनेगा, 2036 तक उत्तर प्रदेश $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और 2047 तक उत्तर प्रदेश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसर होगा। यह प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ उत्तर प्रदेश की प्रतिबद्धता है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। जॉइंट पेन के लिए